प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है आपका बिहार आर्ट्स। लेकिन इस पे प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलने वाले हैं पूरे आर्ट्स की सारी क्लासेज। और सबसे पहले तो आप लोगों का सबसे फेवरेट जो है भूगोल। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके स्टडी भारत YouTube चैनल पे। और यहाँ से आपको मिलने वाली है बिहार बोर्ड 12वीं भूगोल की 2025 के लिए चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सोल्यूशन PDF नोट्स के साथ। प्यारे बच्चों आप लोग अपने उसी प्रशांत सर के साथ हैं जो प्रशांत सर आप लोगों को पिछले 1 वर्षों से पढ़ाते आए हैं। और वही भरोसा बस हमारे और आपके बीच एक नया जो जगह है ये है आपका स्टडी भारत। और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे अपने इस नए सत्र में 2025 के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है स्टडी भारत। आप सभी यहाँ जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वे भी हम लोगों से जुड़ सके। इससे उन्हें भी भूगोल की बेहतरीन क्लास और PDF और सारी चीज़ें जो पिछले 1 वर्षों से मिलती आ रही हैं आप लोग को और भी उन्नत किस्म की मिलती रहेंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, कहाँ पे आप लोग का जो PDF होगा इस क्लास का रहेगा। तो ये PDF आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने भूगोल के इस पहले यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में पहले लेकर के हम लोग चलते हैं। आप लोग को पता है कि प्यारे बच्चों हम लोग 12वीं में भूगोल जो पढ़ते हैं यहाँ पे 2 पुस्तक हम लोग लेकर के पढ़ते हैं। पहला पुस्तक है प्यारे बच्चों मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की। इसके अंतर्गत हमें 10 चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है। इन 10 चैप्टर को आज मैं आप लोगों को समराइज करके बता दूंगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा इन 10 चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल दे दे रहा हूँ। और इसके बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग की क्लासेज एकदम बिल्कुल टाइम पे चलेंगी और बिल्कुल विधिवत, यानी कि जो भी आप लोगों की सेशन जाते थे वैसे ही सेशन आपके जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से स्टडी भारत YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्रशांत सर आप लोगों के लिए ही लेकर के आ रहे हैं अपने इस प्यारे सी क्लास को। जिस क्लास को आप लोग मिस कर रहे थे इतने दिनों से, वो क्लास आप लोग की शुरू हो चुकी है। और वही भरोसा और दुगने मजबूती के साथ हम लोग एक साथ फिर बिहार बोर्ड 2025 में वो करके दिखाएंगे जो बाकी है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे पुस्तक में कौन कौन से ऐसे 10 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, कहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, किन अध्यायों का ज्यादा महत्व है, इनको लेकर के हम लोग आज के वीडियो में चलेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है आपका और हमारा YouTube चैनल। ये आप सभी बच्चों का ही है, सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आप सभी के ही प्यार से बना है और आप सभी के लिए ही है। तो ये स्टडी भारत YouTube चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिससे आप लोगों की जो क्लासेज बाधा के कारण रुकी, फिर वहां से अलग हो गई, तो ये क्लास आपको उसी उम्मीद के साथ फिर से उसी विश्वास के साथ आप लोग के साथ है। और अब हम एक साथ हैं और हमें अब कोई नहीं रोक सकता। अब हम आपके लिए वे सारी चीजें कर सकते हैं जो करना चाहते थे लेकिन अभावपूर्ण कर नहीं पाते थे। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका YouTube चैनल। आप स्टडी भारत YouTube चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सबके पास ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में, यानी यहाँ टेलीग्राम के चैनल पे आपको PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे हर क्लास के। आपके वही प्रशांत सर, उन्हीं का भरोसा और आप लोग के साथ है ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अच्छे से कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और इस पुस्तक के अंतर्गत 10 अध्याय आप लोगों को पढ़ने हैं। इन 10 अध्यायों में आप लोगों को हमें यह देखना है कि इन 10 अध्यायों का महत्व किस रूप में है आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। सबसे पहले देखिए इस पुस्तक में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पुस्तक में आप देख सकते हैं कि कुल 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 10 अध्याय हैं। यानी कि यहाँ पे हमें 10 अध्यायों पे फोकस करना है। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुल 10 अध्यायों पे हमें फोकस करना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अनुसार।
इसमें देखिए इन 10 अध्यायों को कितने इकाइयों में बांटा गया? 4 इकाइयों में बांटा गया, यानी 4 इकाइयों को लेकर के चलेंगे। इन सभी इकाइयों में तीसरी इकाई जो है सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इस तीसरी इकाई के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और पांचों ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर आपके इस बुक से पूछे जाते हैं। पहला जो यूनिट है उसमें उतना महत्व नहीं है, लास्ट जो यूनिट है उसमें उतना महत्व नहीं है, लेकिन जो आपका तीसरा है उसमें 5 अध्याय आपके हैं और वो पांचों अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम अंतरराष्ट्रीय, ये जो हमारा बुक है ना, ये जो हमारा बुक है मानव भूगोल और इसके मूल सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम विश्व स्तर की चीजों को पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा है भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसको हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, ये तीसरी इकाई सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें सर्वाधिक अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस इकाई को आप सबसे पहले फोकस करेंगे कि परीक्षा के समय में सबसे पहले आप इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि उसके पहले तो हमें पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन परीक्षा के समय जब भी आप रिवीजन के टर्म में आए इस इकाई को सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। आगे देखिए, तीसरी इकाई के अंतर्गत सर्वाधिक 5 अध्याय शामिल हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया। इसके पश्चात दो भी परीक्षा की दृष्टि से इस पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी जो ऐसा है चैप्टर कि उन्हें ऐसा नहीं है कि हम उन इकाइयों को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो उन्हें भी है, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी जो है वो तीसरी के बाद दूसरी जो हमारी इकाई होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अध्याय 1 को। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है स्टडी भारत 8 यूट्यूब चैनल। इस पे आप लोग को मिलेंगे सारी चीजें, यानी कि जैसे आप लोग को मिलता था क्लास लेक्चर, उस क्लास लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे मेरे द्वारा बनाए गए आप लोगों के बेहतरीन एनसीईआरटी से, और जो भी एक्स्ट्रा यानी कि जो भी मेरे लिए लगेगा कि आपके जरूरी चीजें हैं वे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा भी सारी चीजें। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेगा कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, और ये टेलीग्राम चैनल भी क्या होगा? स्टडी भारत 8 नाम से ही होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उसी प्रशांत सर के भरोसे के साथ में आगे मिलकर के पढ़ते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से भूगोल को लेकर के चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला अध्याय अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो प्योर जो एनसीईआरटी होगी आपकी, उसमें आपको ये मार्क देखने को, बार कोड रीडर आपको देखने को मिलेंगे, और उस बार कोड में आप देख सकते हैं कि हमारे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र यानी कि इसमें किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे आसान, अगर पृथ्वी पर मनुष्य आया है तो ये मनुष्य इस पृथ्वी के यानी प्रकृति को अपने क्रियाकलापों के आधार पे सदैव क्या करता रहता है? प्रभावित करता रहता है। और प्रकृति जो कि सर्वशक्तिमान है वह अपने नियम को परिवर्तित नहीं करती, तो वह अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। जिसे मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अगर जाता है तो उसका प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इनके बीच क्या अंतर संबंध है और इसका क्या प्रभाव मानव जाति पे पड़ता है, उसको लेकर के ही हम इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में आप देख सकते हैं जनसंख्या है, विकास है, परिवहन है, संचार है, क्रियाकलाप है, सब में मनुष्य क्या शामिल है? क्रियाकलाप ही शामिल है, यानी कि सब में मनुष्य शामिल हो करके इन चीजों को लेकर के चलता है। तो प्यारे बच्चों देखो, पहला जो है हमारा इकाई 1 और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अध्याय 1, जो कि क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय के माध्यम से जो है भूगोल जो है, अगर हम बात करें पृथ्वी और मनुष्यों के बीच अंतर संबंध की जो संकल्पना होती है ना, इसके ही बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, कैसे कैसे वे इन चीजों को लेकर के चल रहा है, ये होता है यहाँ पे हमारे किसमें? यानी कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में। इसमें हम लोग कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे, कुछ विचारधाराओं को पढ़ेंगे, जो किस प्रकार से, सिर्फ एक चीज समझिएगा कि जो प्रकृति है वह अपने नियम मनुष्यों के लिए नहीं बदल सकती, और मनुष्य इनको समय समय पे परिवर्तित करने की सोचता है, जिसका परिणाम उसे मिलता रहता है। ठीक है, जैसे हम अगर चाहें तो हम भी क्या करते हैं? अपने प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर हमें गर्मी लगे तो हम पंखे चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, चलिए तो आगे देखिए,
मनुष्य अपने विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर अपने आप आसपास के वातावरण एवं प्रकृति को प्रभावित करता है, यानी जहां वो रहता है ना उसके आसपास प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि यह एक मनुष्य है, तो ये जहां निवास करता है, यह जहां भी निवास करेगा तो इसके आसपास जो भी होंगे ये इनको अपने अनुकूल करना चाहेगा। ठीक है, प्रकृति अपने सिद्धांतों के अनुसार मनुष्यों पर अपने क्रियाकलाप को सर्वोपरि रूप में लेकर चलता है। प्रकृति कभी नहीं झुकेगा मनुष्य के आगे। हाँ, हमको लगता है कि हमने प्रकृति को झुका दिया, लेकिन ऐसा वास्तव में कभी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगर हम कहें कि प्रकृति और मनुष्य के इस संबंध का अध्ययन ही हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, यानी जो भी इनके बीच संबंध है इसी को हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। अगला देखो प्यारे बच्चों, इकाई 2, अब यहां से शुरू होता है इकाई 2 जो कि है विश्व जनसंख्या। इस विश्व जनसंख्या में हम लोग किन चीजों पे बात करेंगे? इस विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का वितरण पूरे दुनिया में, यानी हर महाद्वीपों में कहां कम है, कहां ज्यादा है, कहां क्यों ज्यादा है, किस लिए ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे ना घनत्व वितरण मतलब बंटवारा, पूरे दुनिया में बंटवारा किस प्रकार से अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, कहां अलग अलग है। घनत्व यानी कि रहने वाले लोगों की संख्या किसी जगह कम होगी, किसी जगह बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम लोग रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इस साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। अंटार्कटिका चले जाइए, लोग ही नहीं है ना। तो सघनता वृद्धि, अब देखिए पिछले दशकों के अनुसार इस दशक में यानी कि अब जो चल रहे समय बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, जो कि है हमारा क्या, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के रूप में। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हर चीजों पे बात करेंगे, हर महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, हर चीजों को लेकर के चलेंगे। लेकिन विश्व जनसंख्या याद कर लेना प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस, जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है ये आपको बताना रहेगा। जो भी चैप्टर पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये कई बार आपके BSEB में पूछा भी जा चुका है। तो चलो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम विश्व की जनसंख्या विभिन्न महाद्वीपों के रूप में देखेंगे। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या, किस महाद्वीप में निम्न जनसंख्या, या जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है प्राकृतिक कार्यों से। अगर हम देखें तो विभिन्न कार्यों से सबसे ज्यादा जलवायु जो है वो डिपेंड करता है कहाँ की कैसी है, उसी के आधार पे हम वहां पे निवास करते हैं। यहां एक लाइन लिखी है, देखिए बहुत अच्छी है। जब मैं पढ़ा तो देखिए NCERT लिखती तो बहुत अच्छी है, समझ होनी चाहिए। सवर्ण नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सिर्फ सवर्ण एक जैसे वर्ण से नहीं, सभी से, सभी जो भी लोग जनसंख्या में शामिल हैं उस जनसंख्या से ही क्या होता है, जो हमारी सृष्टि है वो अच्छी होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि किसी एक के दम पे राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता, राष्ट्र में सबका सहयोग होता है। इसीलिए किसी भी देश की वास्तविक जो जनसंख्या होती है वही वहां का धन होता है। ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 अध्याय 3 मानव भूगोल जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, देखिए जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग लिंग संगठन, आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड को लेकर के चलते हैं, विभिन्न प्रकार की पिरामिडों को। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं, क्यों शामिल हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किन देशों पे कौन विकसित के रूप में जाने जाते हैं, क्यों विकसित के रूप में नहीं जाने जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कहाँ पे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के जनसंख्या संगठन वाले चैप्टर में, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें और क्या जानेंगे हम, विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर विभाजन, यानी कि जब आप आयु वर्ग देखते हैं तो इसमें देखिएगा 0 से एक होगा 14, दूसरा होता है 15 से 59 और तीसरा होता है 60+। ये 3 प्रकार के आयु का विभाजन होता है जिसके आधार पे हम लोग ठीक है
आयु विभाजन होता है। अब इसी के आधार पे हम लोग लेकर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। पहला जो है ये आश्रित होता है, दूसरा कार्यशील होता है, तीसरा जो है वो भी आश्रित होता है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से लेकर के हम लोग जनसंख्या संगठन को चलेंगे। जनसंख्या पिरामिड को मुख्यतः स्त्री और पुरुषों में बांटा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जनसंख्या को हम लोग स्त्री पुरुष में देखते हैं, उसमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शामिल होते हैं, दोनों के। ठीक है, अगला देखो भाई, चौथा अध्याय आपका है जो मानव विकास। अब यहां ध्यान से समझिएगा, हम मनुष्यों के बारे में अगर देख रहे हैं, मनुष्य इस पृथ्वी पे आया होगा जब आदिम काल से लेकर के आज तक के उसके स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को आधार मानकर अगर आप आगे बढ़ें, देखें, तो सीधे सीधे समझिए कि इस परिवर्तन को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य ने बहुत विकास किया है, वृद्धि किया है बहुत सारी चीजों में। हमेशा याद रखिएगा, जब मानव विकास की बात आएगी तो दो रूपों में आएगी, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है? जो वृद्धि होता है, जो यहां ध्यान दीजिए, वृद्धि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और विकास जो होता है ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होता है? मात्रात्मक। और ये क्या होता है? गुणात्मक। तो याद रखना प्यारे बच्चों, वृद्धि हमेशा निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, विकास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वो गुणात्मक होता है, और ये हमारे मात्रात्मक होते हैं। तो जब हम इस चैप्टर के डिटेल में आएंगे तब आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे, जो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने चैप्टर को देख रहे हैं कि क्या क्या है। चलो अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं तो सबको ही जानता है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये पशुपालन है, लेकिन मुख्य रूप से क्या आती है? कृषि। मुख्य रूप से क्या आती है? मुख्य रूप से आता है इसमें प्यारे बच्चों कृषि। ठीक है, मुख्य रूप से प्राथमिक क्रिया का मतलब ही होता है कृषि। देखो जी, इसके अंतर्गत विश्व के सभी कृषि या कृषि आधारित कार्य या क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, डेयरी, आखेट तथा भोजन संग्रह शामिल किया जाता है। इसके आधार पर संपूर्ण विश्व में कृषि का विभाजन, किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की जाती है, कौन कौन सी प्रकार की खेती की जाती है, किस महाद्वीप में कैसी खेती की जाती है, ये सारे शामिल होते हैं। तो ये सभी मिलेगा प्यारे बच्चों आपको कहां? प्राथमिक क्रियाकलाप में। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें एक चीज और है, खनन भी शामिल होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर खनन प्राथमिक में आएगा? हाँ जी, निकाल करके उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें निकालते हैं खुदाई करके, वो खनन में ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो प्यारे बच्चों। एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कि अपने इस प्यारे से स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों ये आपका ही चैनल है, अगर आप सहयोग करेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छी एक टीम बन सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस प्यारे से स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को। ये आपका ही चैनल है, आपके ही प्रशंसक हैं जो आप लोग के लिए लेकर के ये बेहतरीन क्लास आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक, सभी स्टूडेंट तक, बिहार के सभी बच्चों को पता चलना चाहिए कि प्रशांत सर आ चुके हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे, और ये उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से समर्पण है कि वे वही क्वालिटी कंटेंट पाएं जिनकी वो आशा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा छठा अध्याय, द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में। इसको हम मुख्य रूप से जानते हैं विनिर्माण। क्या? विनिर्माण यानी किसी भी चीज को अपने आवश्यकता अनुसार वस्तु में परिवर्तित कर देना ही विनिर्माण कहलाता है। कच्चे माल को हम लोग अगर अपने उपयोगी वस्तुओं के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि प्यारे बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि विनिर्माण के अंतर्गत हम अपने हाथों का या मशीनों का उपयोग करके हम वस्तुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, या स्वरूप परिवर्तित करते हैं, या उपयोगी बनाते हैं। अब यहां देखिए, इनको बहुत आधारों पे बांटा गया है। जब आप देखेंगे तो इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पे, उपयोग के वस्तु के उपयोग के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, या उसके हम कह लें आकार के आधार पे। ये सारी चीजें आप लोग को बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। एकदम निश्चिंत ना रहें, कोई भी आप लोगों की समस्या बाकी नहीं रहेगी। बस आप क्या करें? साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहें। आपका काम पढ़ना होना चाहिए, सारी चीजें उपलब्ध कराना मेरा काम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
अगला चैप्टर अगर देखें, यहां एक बार आप देख लेंगे अंतर्गत विनिर्माण उद्योग को शामिल किया गया है, जो मशीनों या हाथों से, याद रखिएगा, वस्तुओं को स्वरूप को परिवर्तित कर उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, इन उद्योगों में प्राथमिक वस्तुओं का उपयोग करके हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 प्रकार से बांटे गए हैं, यहां पे उन चारों का जिक्र किया गया है। अगला है देखिए तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, इसमें 2 हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार, सेवा, संचार और आते हैं आपके पर्यटन वर्यटन, ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप लोग यहां देख लेंगे। चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं विशिष्ट ज्ञान और अनुसंधान विकास, ये सारी चीजें आती हैं। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अनुसार परिवहन, सेवा, संचार और व्यापार शामिल होते हैं। जब हम किसी संसाधन के उपयोग के बदले मुद्रा या हम कुछ राशि प्रदान करते हैं, देते हैं उसको उपयोग करने के लिए, तो वह सेवा के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे हम कुछ भी उपयोग किया, हम एक जगह से दूसरे जगह गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, टिकट कटाते हैं ना, तो वो टिकट क्या है, पैसा मैंने दिया ना बैठने का, वो हमारा क्या हो गया, सेवा हो गया। परिवहन वर्तमान समय में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र है, कौन सा, पर्यटक के रूप में। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य संबंधित सेवाओं को उन्मूलन रूप में देखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका 7वां चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 8वां, ये है आपका परिवहन एवं संचार। अब देखो परिवहन एवं संचार, परिवहन की बात जब आप करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 होते हैं, जल, वायु और स्थल। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्या है कि आंतरिक रूप में है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय रूप में भी हो सकते हैं, देशी रूप में भी हो सकते हैं। संचार आप देखेंगे तो एक होता है जन संचार और एक होता है क्या, सामूहिक, व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत। ये 2 संचार होते हैं, इनको भी बांटा जाए, जल में आंतरिक हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, वायु भी आंतरिक, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट है। स्थल में अगर हम देखेंगे तो रेल हो जाएगा और सड़क हो जाएगा। और अभी जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक पाइपलाइन की भी व्यवस्था मिलेगी जो आपके स्थल परिवहन में शामिल होती है। चलिए देखिए, इसके अंतर्गत विश्व के परिवहन को देखेंगे जो मुख्य रूप से स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग से संबंधित है। इसके अंतर्गत परिवहन को 2 भागों में, सड़क और ट्रेन में बांटा गया है, तथा विश्व के एक दूसरे देश से और अपने आंतरिक देशों में भी हम देखने को ये परिवहन मिलते हैं। वैश्विक रूप से संचार के माध्यम से ही हम आज एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये संचार ही है कि मैं फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हो गया, जुड़ गया, और ये संचार का ही नतीजा है कि आज हम लोग दूर होते हुए भी फिर एक बार अपने एक दूसरे के साथ हैं। हम और आप में अब कोई भी दूरी नहीं है, जैसी पहले हम लोग के बीच में रिश्ते हुआ करते थे, एक आमने सामने रोज का हम लोगों का एंगेजमेंट हुआ करता था, अब भी हमारे सामने है। तो चलिए देखिए, इसके साधन के रूप में इंटरनेट, फोन, तार सेवा, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये सब आपके संचार के साधन हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आपका बहुउद्देशीय और एक होता है, देखिए 2 प्रकार से हम लोग लेकर के चलेंगे, एक बहुउद्देशीय और एक होता है या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कर लीजिए। 2 प्रकार के होते हैं, इन दोनों को हम लोग बांटते हैं कि जो हमारा व्यापार होता है, देखिए व्यापार तभी सही रहेगा जब हम विश्व स्तर पे आते हैं। अगर हम अपने देश से निकल करके बाहर व्यापार नहीं करेंगे तो उस व्यापार का मतलब ही क्या होगा। तो इसीलिए हमें व्यापार अच्छे से करने के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ता है। यानी कि जब हम विश्व स्तर पे आकर के व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि देखिए, इसके अंतर्गत विश्व में ग्लोबल स्तर पर देश के आंतरिक हिस्सों में व्यापार को लेकर के चलते हैं, यानी कि देश के अंदर और बाहर 20 अध्याय के माध्यम से आंतरिक व्यापार तथा बहुपक्षीय व्यापार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक देश जब वैश्विक रूप से अपने वस्तुओं के विश्व स्तर पर व्यापार करता है तब उसके विकास में महत्वपूर्ण
हमें स्तर देखने को मिलता है। जितना ज्यादा हम लोगों से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें क्या है, नई नई चीजें मिलेंगी। हो सकता है हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही थी जो किसी और के यहाँ हो रही थी, तो जब हम उनसे जुड़ेंगे तो उनकी चीजें हमारे यहाँ आएंगी, हमारी चीजें उनके यहाँ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे विकास का स्तर तेज हो सकता है और उसकी गुणवत्ता में अंतर आ सकता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई लोकल चीज बेचता था, सारा चीज उसी के पास था, तो वो कम ही देता था आपको। आप गए विश्व स्तर पे, वही चीज उतने ही पैसे में और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन आप नहीं जाते तो नहीं मिलता है ना। इससे देश में वृद्धि और विकास का स्तर आगे बढ़ता है। ठीक है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे चैप्टर में। लास्ट है आपका मानव बस्ती। आप मानव बस्ती में देखेंगे कई लोग ऐसे रहते हैं, कई लोग सड़कों के किनारे ऐसे रहते हैं, कई जो नदियां ऐसी जा रही हैं इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, कई लोग ऐसे क्रॉस है रोड यहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है। तो ये बहुत प्रकार की मानव बस्तियां मिलते हैं। अब मानव बस्ती होती क्या है? मानव मतलब लोग, इंसान, और इंसान जहां एक साथ एक रूप में निवास करते हैं ना, उसी स्थान को मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, पेयजल। अच्छा, आप पुराने जमाने से देखे होंगे, जो हमारे मतलब कि आदि मानव काल से वो गुफा भी बनाते थे तो पानी के स्रोत के पास बनाते थे। वे कहीं भी रहते थे तो अक्सर उनकी नदी, तालाब या झरने या ऐसे ही स्रोत आप पाए होंगे जो नदी मतलब कि पेयजल के आसपास हो। ठीक है। तो जो हमारे मानव बस्ती होते हैं वो भी कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला, जलवायु, फिर संसाधनों की उपलब्धता। ये बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। चलो देखो, इसके अंतर्गत विश्व के सभी विभिन्न महाद्वीपों में निवास करने वाले लोगों की बस्तियों को देखते हैं। यानी हम केवल भारत के नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को देखेंगे कि कौन कहाँ रहता है, किस क्षेत्र में, उनको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। ये देखिए, मानव बस्ती का संबंध एक ऐसे स्थान से जहां मनुष्य एक साथ समूह में निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। यहाँ मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे जलवायु का विशेष महत्व होता है। बस्तियों को मुख्य रूप से दो प्रतिरूप में बांटा गया है, ग्रामीण और शहरी। यानी कि मुख्य रूप से हम जो बात करेंगे यहाँ पे उसको ग्रामीण और शहरी के रूप में बांट करके करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी 10 चैप्टर यानी भूगोल के जो आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, इस पुस्तक के 10 चैप्टर जिन्हें हमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसमें हमें क्या देखना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से चैप्टर वाइज इनका अध्ययन। तो प्यारे बच्चों, आपके प्रशांत सर आप लोग के लिए लेकर के वही भरोसा आए हैं। तो अपने प्रशांत सर के लिए स्टडी भारत चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी सारी सुविधाएं यानी कि भूगोल के रूप में आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा मिलेंगी और गारंटी के साथ मिलेंगी कि ये क्वालिटी कंटेंट होगा और उस क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं आज थोड़ा सा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। सभी अध्यायों का हम लोगों ने क्या किया, रिवीजन। ठीक है। जो आपके कितने थे, 10 अध्याय हम लोगों ने एक पैटर्न देखा। परीक्षा के रूप में जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप इनको अध्याय ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद आप लोग इन्हें पढ़ करके आएंगे। सबसे पहले घर पे उन लोगों को पढ़ लीजिए जो भी अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है। तो होमवर्क आपका है अध्याय 1,
एवं विषय क्षेत्र, ये आप लोग को पढ़ के आना है। अगली क्लास होगी आपकी अध्याय 1 के रूप में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों का सारा पीडीएफ का लिंक। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लिंक को। और ये पीडीएफ आज तो ऐसे समराइज थे, कल से आप लोग को जो भी पीडीएफ मिलेगा क्लास नोट्स होंगे, उन नोट्स को ही आप याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो आप लोग क्वेश्चन खोजते रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ये वही नोट्स हैं जो आप लोग को पहले से मिलते आए हैं, ये उनसे भी 100 गुना अच्छे नोट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत पे। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।